चलो क्वेश्चन लिखिए जरा। टू कंपाउंड्स each containing only tin and oxygen had the following composition। जिसमें आपका मास परसेंट ऑफ टिन और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। इसका है 78.77, इसका है 21.23 और ये है 88.12 और ये आपका 11.88। आपको बताना है शो दैट these data illustrate the law of multiple proportion। so that these data illustrate the law of multiple proportion। चलो भाई सॉल्व करो। एटॉमिक मास की जरूरत ही नहीं है इसमें, नॉट रिक्वायर्ड। होता तो फिर दे देता मैं।
कोई भी एक टिन का ऑक्साइड है जिसमें कंपाउंड ए जो कि टिन का ऑक्साइड है उसमें टिन का परसेंटेज मास परसेंट दे रखा है, ऑक्सीजन का मास परसेंट दे रखा है, ठीक है। कंपाउंड बी में सेम सिचुएशन है। आपको बस ये सोचना है कि अगर हम एक फिक्स मास के लिए देखें, फिक्स मास ऑक्सीजन के लिए देखें कि कितना टिन कंबाइंड हो रहा है कंपाउंड ए और कंपाउंड बी में, तो अगर उसका रेशियो अगर बेटा अगर कांस्टेंट मतलब सिंपल रेशियो आता है या किसी चीज का मल्टीपल आता है तो फिर वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। कंपाउंड ए में टिन को देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि टिन का परसेंटेज 78.77 है और मास ऑफ परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 21.23 है। इससे ये पता लगता है कि 21.23% जो ऑक्सीजन है दैट कंबाइंड विद 78.77% टिन, ये पता लगता है इससे, यस और नो? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपाउंड ए में टिन का परसेंट दे रखा है और ऑक्सीजन का परसेंट दे रखा है। इसका मतलब जब 21.23% ऑक्सीजन कंबाइंड करेगा 78.77% टिन के साथ, तभी तो जाके कंपाउंड ए बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो अब ये देखो जरा कि अगर एक पार्ट अगर 1% के हिसाब से देखो कितना होगा, तो कितना आ जाएगा 78.77 डिवाइडेड बाई 21.3, उससे जो वैल्यू आए वो देखो। अब आ जाओ कंपाउंड बी में। कंपाउंड बी में क्या है बेटा 11.88 जो आपका मास परसेंट ऑक्सीजन का है वो किसके साथ कंबाइंड होता है 88.12 टिन के साथ। तो उसमें निकालो भाई 1% के साथ कितना कंबाइंड होगा और फिर देखो उनका रेशियो सिंपल रेशियो आता है या फिर नहीं आता है। अगर आता है तो ही मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही तो करते हैं ना। कल क्या कर रहे थे, कार्बन से CO बन रहा था, CO2 बन रहा था, तो हम देख रहे थे कि कार्बन O के साथ कंबाइंड होकर CO बनाया और वही कार्बन CO2 बना रहा है। तो फिक्स मास कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है उनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सिंपल रेशियो होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको बस, और क्या आ रहा है 1:2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको जरा। तो देखो इन कंपाउंड ए अगर हम कंपाउंड ए की बात करें तो 21.23 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइंड होता है बेटा 10, कितने के साथ 78.77 पार्ट 10 के साथ, मान लो पार्ट ऑफ 10 SN। तो बेटा 1 पार्ट कितने के साथ कंबाइंड होगा बताओ, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 78.77 डिवाइडेड बाई 21.23। तो बेटे ये आता है पता है कितना 3.7, दिस इज 3.7। चलो इन कंपाउंड 2 बी, मतलब इन कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी में क्या है कि भाई 11.88 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ कितने के साथ 88.12 पार्ट ऑफ किसका 10 का। तो 1 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइंड विथ व्हाट 88.12 अपॉन 11.88, तो ये कितना आता है, हाँ दिस इज 7.4, ठीक है ना। तो अपन ने कल क्या सीखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, जैसे कि CO2 बन रहा था, कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करके CO2 बन रहा था, तो कार्बन के फिक्स मास के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइंड होता है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, एक सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। तो वही चीज यहां पर है, अपन ने क्या किया एक सिंपल मास फिक्स कर लिया ऑक्सीजन के साथ और देखा कितना टिन कंबाइंड हो रहा है। तो बेटा पहले के साथ 3.7 और दूसरे के साथ 7.4, तो आप जब इसका रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1:2। इसका मतलब ये रूल फॉलो होता है, ठीक। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट कर लें इसको।
हो गया, आगे बढ़े, चलो लिखिए क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इज वैलिड। पहला है CH4, CO2, H2O। आपको ब्रैकेट में टिक मार्क करना है या तो क्रॉस कर देना है बस, सही या गलत होगा कि नहीं होगा। CH2, CO2, SO2। थर्ड है N2O, N2O3, NH3। फोर्थ है SO2, फिफ्थ है चलो भाई बताओ। हाँ कर लो, पूरा कर लो, कंप्लीट करो। NaI सिक्स, फोर्थ में है SO2, CH2, SO3। NaCl, NaBr, NaI। जरूरत ही नहीं है ना, मैं वही तो बता रहा हूं ना, जरूरत ही नहीं है। वैसे तो 80 होता है, लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे सब चीज की। कल भी आपको तरीका मैंने सिखाया था ये, कि इसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर, कि आप मतलब एक एक चीज करके देखें। चलो देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा, हाँ ठीक है हम देखते हैं जरा। देखो कौन सा पेयर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन को वैलिड करेगा। तो देखो बेटा, आप देख सकते हैं यहां पर इन दोनों में कार्बन कार्बन कॉमन है। अलग अलग एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या अलग अलग एलिमेंट से मिलकर ही तीसरा कंपाउंड बना है। इसका मतलब ये वैलिड हो जाएगा, सीधा सीधा बात है एकदम, कोई इसमें वो नहीं होता। ठीक है, चलो इसको देखो, कार्बन कार्बन क्या है, कॉमन। यहां क्या है, सल्फर ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट। क्या इन्हीं अलग अलग से ये बना है, इसका मतलब ये वैलिड है। यहां देखो जरा, यहां पर क्या है बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो नहीं बना है। आप चाहो तो कोई रैंडम भी पेयर उठा लो। चलो मान लो हमने इसको उठा लिया, बताओ नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमन, अलग अलग एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है।
तो तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होना चाहिए, क्या बना है? नहीं बना, इसका मतलब है गलत है, फिर नहीं फॉलो करेगा। हाँ ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो, इसमें देखो, मान लो हमने इसकी बात की, सल्फर सल्फर जो तीसरा कंपाउंड होना चाहिए वो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना होना चाहिए, क्या बना है? क्या नहीं बना? कोई रैंडम पेयर उठा के देखते हैं, चलो इसमें देख लो, सल्फर सल्फर क्या कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना है? ये नहीं बना। और इनमें तो हो ही नहीं पाएगा वैसे भी, क्योंकि इसमें तो वैसे भी दोनों सेम आ रहे हैं, तो हटा दो उसको भी, गलत है ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो हो ही नहीं सकता। इसमें बताओ जरा, चलो देखो मैं बताता हूं, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, एन और एच डिफरेंट है, क्या डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर ये बना है? वो ना वैलिड। सिंपल रेशियो नहीं आ रहा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए यार वैसे तो। देखो जरा एक बार करके देखो, देखना पड़ेगा फिर, चलो करके देखते हैं एक बार। देखो जरा, सबसे पहले मान लो कि नाइट्रोजन है, अब हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, एक तो H2O, और एक ले रहे हैं अपन NO2, और एक ले रहे हैं अपन NH3। तो यहां पर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम, 16 ग्राम, और यहां पर ये 14 ग्राम, और यहां पर ये 32 ग्राम, ठीक है ना? चलो अब एक काम करो, अपन इसको कितना बना देते हैं? 32 बना देते हैं, तभी तो सेम हो पाएगा ना यहाँ पर ये। तो 32 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 4 ग्राम और 32 ग्राम। तो इसका मतलब अलग अलग चीज यहाँ पर क्या है, क्या थी देखो जरा, ये तो 32 हो गया, N और H यहाँ पे 4:14 ये रहेगा। अब यही इसमें आना चाहिए, नहीं आ रहा क्या? देख लो, अच्छा इसका कितना है? 14:3। हाँ ये नहीं हो पाएगा शायद। ठीक है, और कुछ इसमें सिंपलीफाई वगैरह हो रहा है क्या, कुछ और लगता है क्या? नहीं हो रहा ना, तो फिर ठीक है, नहीं होगा, हटा दो। मतलब फिर आपको चेक करना पड़ेगा पूरा एकदम, नहीं आएगा तो फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा उसको, ठीक है? तो इस हिसाब से छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है इसमें बहुत ज्यादा। और वैसे भी फाइनल एग्जाम में जो आपका फाइनली जेई मेन और एडवांस होगा या नीट होगा, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपको कोचिंग के टेस्टों में मिलेंगे देखने को, बस जो एकेडमी के टेस्ट हो रहे हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बहुत रेयर है। और जेई में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो गारंटी है एकदम। नीट में आ सकता है, नीट में फिर भी एक दो बार देखे गए ऐसे क्वेश्चन, मतलब जेई में तो कतई नहीं आते इस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तो बताओ, मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा दिया, और लॉ ऑफ ये मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत किसी को किसमें? ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन घर से करके ले आना, द परसेंटेज कंपोजिशन of ammonia, H2O and N2O3 is as given below. अमोनिया में है 82.35% नाइट्रोजन एंड 17.65% हाइड्रोजन। H2O के अंदर है 88.9% ऑक्सीजन एंड 11.1% हाइड्रोजन। N2O3 में है 'show that law of reciprocal proportion
इज वैलिड। ये क्वेश्चन होमवर्क से है, घर से करके ले आना इसको, ठीक, नोट करो। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ। तो अभी कितने लॉ पढ़ा दिए मैंने, गिनती करो जरा, 4 पढ़ा दिए। अब लिखिएगा 5 नंबर का लॉ, ठीक है बेटा, नोट कर लो पहले जल्दी से जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो आने वाले 2 लॉज हैं उनका यूज स्टैचोमेट्री में होने वाला है। स्टैचोमेट्री नामक जो टॉपिक है उसमें होगा। ये लिखा ना सभी ने क्वेश्चन, ठीक है। तो 5th लिखिए, गैलुसैक गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गैलुसैक नाम के साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, एक जर्मन साइंटिस्ट है, मतलब जिनके नाम पे ये गैसियस वॉल्यूम है, मतलब लॉ है। तो लिखें जरा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if gases combined in simple ratio, according to this law, if gases combined in simple ratio of their volume, according to this law, if gases combined in simple ratio of their volume to form product and if the product form is also a gas, and if the product formed is also a gas, if product formed is also a gas, then it will have a simple volume ratio, with reactant gases। इसका जरा मतलब समझिएगा क्या है, ठीक है। देखो, हमारे सामने एक एग्जांपल दे रखा है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया। हम इसे हैबर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एक हैबर्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमोनिया को इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने का मेथड बताया था, क्योंकि अमोनिया एक ऐसी गैस है जिसका इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत यूज होता है, ठीक है ना। अमोनिया से हम कई सारे और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे रेफ्रिजरेंट हो, चाहे कूलेंट हो, चाहे कार्स हो, कहीं ना कहीं इसका यूज तो होता ही होता है अमोनिया गैस का, ठीक है ना। तो अमोनिया गैस का जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, और वो हैबर नाम के साइंटिस्ट ने बोला था, जिसके नाम पर इस रिएक्शन का नाम पड़ा है हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन यही होती है, और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। मतलब जब तक आपका 12th होगा ना पूरा, तो आप समझ लो कि इसको तुम 300-400 बार पढ़ लोगे कम से कम, कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगा। इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में कई बार आएगा, इधर उधर घूम के, अभी मोल में ही 10-20 बार आ जाएगा, मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे गैलुसैक ने ये बोला कि जैसे कोई रिएक्शन गिवन है, उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, गैस हो। तो क्या इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हैं, यस और नो। उनका जरा मोल देखो, मोल कितना कितना है। तो देखो N2 के आगे क्या लिखा हुआ है, 1, तो यहां लिख दो आप 1, और उसने बोला आप यहां पे लिखे 1 वॉल्यूम, क्योंकि गैस का तो बेटा वॉल्यूम होता है, 20 लीटर गैस इस हिसाब से होती है। यहां पे क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब है 3 वॉल्यूम। मतलब हमने ये 3 और 2 कैसे लिखा, जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया था तभी तो 3 और 2 लिखा था, तो इसका मतलब है 3 वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है
2 वॉल्यूम। तो गैलुसैक साहब ने ये बोला कि अगर आप इसका 50 ml लेते हैं, सपोज करो 50 ml लेते हैं, तो अगर इसका 1 वॉल्यूम लेते हैं तो उसका 3 वॉल्यूम लेंगे, मतलब इसका 50 ml लेते हैं तो ये कितना लेंगे 150 ml, यस और नो। और ये कितना बनेगा 100 ml। समझ में आ रही बात आपको? अगर हम इसका मान लो कि 30 लीटर लेते हैं तो ये कितना लेना पड़ेगा 90 लीटर, और ये कितना बनेगा 60 लीटर। ये बोला गैलुसैक ने कि अगर आप किसी भी एक को पकड़ लो तो हम उससे बाकी कितना लेंगे रिएक्टेंट या कितना प्रोडक्ट बना है हम तुरंत उससे बता सकते हैं। जैसे हमने 50 ml अगर नाइट्रोजन लिया है तो हम हाइड्रोजन कितना लेंगे ये बता सकते हैं, और ये कितना बनेगा ये भी बता सकते हैं। ठीक है, चलो बस यही है और कुछ नहीं है, इसके अलावा लिख लो। लेकिन ये लॉ केवल तभी वैलिड होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो आपस में गैस हो, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं होना चाहिए लिक्विड और ये, वरना फिर ये वैलिड नहीं है फिर। ठीक है, हटा दें, चलो ठीक है। नेक्स्ट लॉ 6, हेडिंग लिखिए एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ, इसका स्टेटमेंट लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar condition of pressure and temperature contain equal number of moles and molecules, but atoms may be different. अब यहां पे लिखेंगे हम लोग वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। अब थोड़ा लॉ की तरफ ध्यान दें जरा। लॉ ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मान लिया कि 10-12 गैस दी हुई हैं, अलग अलग कंटेनर में भरी हुई हैं, मतलब सब ठीक है, तो उन सभी का वॉल्यूम क्या है बेटा इक्वल है, तो मतलब सभी के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है ना, मतलब इक्वल वॉल्यूम बेसिकली है, हम कांस्टेंट भले ही ना बोले उसे। अब देखो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब सभी के लिए प्रेशर और टेम्परेचर क्या है बेटा कांस्टेंट है। सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल बट एटम्स में बी डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है, मैं एक बात आपको बताता हूं सबसे पहले, अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की बात करें तो बेटा यहां पर
सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर है। इसका मतलब बेटा प्रेशर क्या है सभी के लिए सेम, इसका मतलब प्रेशर क्या है बेटा सभी के लिए कांस्टेंट है। हम वॉल्यूम का रिलेशन अभी यहां से निकालेंगे। टेम्परेचर भी क्या है बेटा सभी के लिए कांस्टेंट है। और हम देख सकते हैं कि आर क्या है, वो तो वैसे भी गैस कांस्टेंट होता है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट चीज है। तो क्या चीज बची, वॉल्यूम और मोल। तो एवोगैड्रोस ने ये बोला था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए अगर प्रेशर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल के। इसका मतलब अगर हम किसी चीज को मोल के साथ डील कर रहे हैं तो हम उसी चीज को वॉल्यूम के साथ भी डील कर सकते हैं। ये ऐसा है मतलब कई कई जगह स्टैचोमेट्री की प्रॉब्लम में ऐसा होगा कि हम डायरेक्टली मोल के साथ ना डील करके वॉल्यूम के साथ डील करेंगे, लेकिन वो वॉल्यूम और मोल में रिलेशन तभी फिट बैठेगा जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही आपका एवोगैड्रोस लॉ है। ठीक है, तो जरा लिखो इसको पहले। हो गया ना। ठीक, चलो अब देखना, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने में। एक गैस है हाइड्रोजन CO2 SO2 और मान लीजिए CH4। तो इन सारी गैसों के लिए एक चीज तो साफ है कि कांस्टेंट प्रेशर कॉमा टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो अब अगर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर है तो मान लिया कि भाई मोल की अगर बात करें, मोल की, ठीक है, और सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम है, मतलब कि अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। तो बेटा अगर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर है और सभी के लिए वॉल्यूम सेम है तो सभी के लिए मोल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब मोल अगर n माने तो उसका भी n, इसका भी n, इसका भी n और इसका भी n। यस और नो। अब चलो बात करते हैं मॉलिक्यूल की। बोलो बेटे, मॉलिक्यूल मतलब अगर n मोल है तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, n इंटू Na। इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, n इंटू Na। इसमें भी n इंटू Na होंगे, इसमें बेटा n इंटू Na होंगे। इसका मतलब अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। लेकिन अगर बात करें एटम्स की बेटा, तो आप बताओ अगर इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो n इंटू Na मॉलिक्यूल में कितने, 2n Na एटम। बोलो हाँ या ना। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो n इंटू Na में कितना, 3n Na एटम। यहां पे 3n Na एटम, यहां पे 5n Na एटम। मतलब एटम डिफरेंट हो सकते हैं, मोल मॉलिक्यूल हमेशा सेम होगा, लेकिन एटम डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एटम किस पे डिपेंड करेगा, उसकी एटॉमिक सिटी पे। और हर एक गैस की एटॉमिक सिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। यस और नो। ठीक है, चलो लिख लो। तो ये आपका यहां से खत्म हो गया पूरा एवोगैड्रोस लॉ, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है भाई, लिखा।
अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना न्यू, दैट इज स्टोइचियोमेट्री। अभी तक सब कुछ जो पढ़ रहे थे वो सब बेसिक चीजें थी, इसका कोई ऐसा कोई ज्यादा मतलब था नहीं, लेकिन बिना इसके तो हो नहीं सकता है कुछ भी आगे। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हेडिंग लिखिए स्टोइचियोमेट्री। क्या है भाई स्टोइचियोमेट्री? अभी तक जो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते थे वही स्टोइचियोमेट्री है। हम इक्वेशन को बैलेंस करते थे ताकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड हो जाए, और बैलेंस करने के बाद फाइनली उसको लिख देते थे, वही हमारा स्टोइचियोमेट्री है। लेकिन अब उस स्टोइचियोमेट्री का हमको अलग तरीके से यूज करना है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं इसका आपको। फॉर एग्जांपल हम NO2 गैस बनाना चाहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहते हैं, और उसको बनाने के दो अलग अलग मेथड हैं, ठीक है ना। तो पहले मेथड से हम ये पता करेंगे कि भाई अगर हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनानी है तो हमें कितना नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, कितना NO2 बनेगा। दूसरा कोई और मेथड है, उसमें हमें कितना नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, कितना NO2 बनेगा। तो स्टोइचियोमेट्री से क्या हमको हेल्प मिलेगी ये समझो जरा। स्टोइचियोमेट्री हमको ये बताएगी कि आखिर हम कितना अमाउंट रिएक्टेंट का लें जिससे कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, ठीक है। मान लिया कि हमने पहली वाली रिएक्शन में X अमाउंट रिएक्टेंट लिया जिससे Y अमाउंट NO2 बना, और दूसरे वाले में Z लिया तो समथिंग कुछ Y डैश बन गया। और हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले में जो यील्ड है, यील्ड मतलब प्रोडक्शन ऑफ NO2 वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम सेकंड वाले रिएक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि हम हमेशा ज्यादा यील्ड में चीजों को प्रोड्यूस करें। अगर मान लो सेम अमाउंट यूज हो रहा हो और किसी में मान लो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा, तो हम वो चाहते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन वाली चीज हमेशा हम ले लें, ठीक है। तो बेसिकली आप सिंपल शब्दों में ये समझें कि स्टोइचियोमेट्री से हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर हम कितना अमाउंट रिएक्टेंट लेंगे, उससे कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। हम ये पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करवाने की जरूरत नहीं है कि पहले हमने केमिकल बर्बाद किए और फिर बाद में हमने देखा कि भाई कितना प्रोडक्ट बना और पता लगा कुछ बना ही नहीं है, तो उससे क्या हुआ, लॉस हो गया आपका। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास स्टोइचियोमेट्री है और हम रिएक्शन भी लिखना जानते हैं, तो हम रिएक्शन को बैलेंस वगैरह करके लिख लेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिर हम कितना रिएक्टेंट लें, उससे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको पहले ही एक बेसिक थ्योरेटिकल आइडिया हो जाएगा कि भाई इतना प्रोडक्ट हमको मिलकर यहां पे देने वाला है रिएक्शन, ये मतलब, ठीक है ना। तो बेसिकली यही स्टोइचियोमेट्री है। स्टोइचियोमेट्री का यूज बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे ज्यादा होता है अगर हम बात करें तो, लेकिन आपको मोल कॉन्सेप्ट में इसके बहुत ही आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि इतना अमाउंट हाइड्रोजन लिया, इतना अमाउंट NO2 मिला, तो उससे कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, ये पूछेगा। अब इसके लिए एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको बेटा रिएक्शन लिखना आना चाहिए। वैसे तो 99.9% में रिएक्शन आपको देता है एग्जाम में खुद, ठीक है ना, लेकिन उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे कि अभी आप बिल्कुल नए हो एकदम, तो हो सकता है कि आपको रिएक्शन देखकर मतलब क्वेश्चन देखकर समझ में ना आए कि भाई रिएक्शन क्या लिखी जाए, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे करके आपका पूरे सिलेबस जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपको हर एक रिएक्शन फिर आती है। क्योंकि आपको अपना एग्जाम तो तब लिखना है जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, तब लिखना है, तो तब तक आपकी सारी रिएक्शन कवर हो जाती हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी प्रयास करूंगा यहां पर कि मैं काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को यहीं पर ही लिखा दूं, तो आप उनको थोड़े दिनों के लिए भी याद कर लीजिएगा। तो याद करने से एटलीस्ट क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो जाएंगे, वरना फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सॉल्व, ये दिक्कत है फिर। तो मैं क्या करूंगा कि जितना पूरा केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन छांट के बच्चों को लिखा देता हूं, तो वो क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं उनकी, कि उनको याद रहता है रिएक्शन, सर ये रिएक्शन तो मुझे पता है, बस आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज फिर रिएक्शन आप नहीं बना पाओगे। फिर थोड़े बहुत रिएक्शन आपको पहले से ही पता है, जैसे H2 + O2 से वाटर बनता है,
ठीक है ना। N2 प्लस O2 से NO2 बनता है। कुछ रिएक्शन तो आपको पहले से ही पता होंगे, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से CO2 बनता है, ये सब चीजें मतलब, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, 99.99% क्वेश्चन में आपको रिएक्शन पहले से ही दिया होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है सच यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए जरा स्टैचोमेट्री, लिखो, इट इज बेसिकली a balanced chemical equation. It is basically a balanced chemical equation. ठीक है, and it tells about quantitative analysis of reactant and product. Quantitative analysis of reactant and product, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम एक हैशटैग बना के एग्जांपल लिखें यहां पर, तो वही एग्जांपल मैं लेता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस अमोनिया। तो मैं यहां पर एक दो चीजों को जरा मार्क करता हूं पहले। जैसे एक हमने मार्क किया बेटा यहां पर इसको, जहां पर ये, इधर पे ये और इधर पे ये। तो ऑब्वियसली अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब यहां पर 1 लिखा है और क्या, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर ये जो 1 है और ये जो 3 है और ये जो 2 है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इज इक्वल टू 0। बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, इसका क्या है b, तो वैसे यहां पर भी है। s2 का कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2। लेकिन हम ये स्टोइचियोमेट्री के टर्म्स में बोल रहे हैं, दैट इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पे लिखेंगे अपन कि दिस इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो आप पहले ये लिखें जरा, तो चलो इसके ब्रैकेट में लिख लेना कि इट रिप्रेजेंट मोल्स कॉमा वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो क्या मतलब है इस चीज का। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आपको पता है तो ही आगे बात बढ़ सकती है। तो जैसे हम अगर रिएक्शन की बात करें तो हमारे सामने N2 प्लस 3H2 की 2 अमोनिया है। अगर हम इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखें तो ये 1 है, ये 3 है और 2 है। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या तो मोल होगा या तो वॉल्यूम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 1 मोल 3 मोल 2 मोल, या फिर 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, और वॉल्यूम वहां पर ml लीटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। तो बेटा इस रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन लें और 3 मोल हाइड्रोजन लें तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो ये हैबर्स प्रोसेस है। तो हैबर्स प्रोसेस में क्या कर सकते हैं अपन, 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे 3 मोल हाइड्रोजन लेंगे, जब ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे तब 2 मोल अमोनिया बनेगा। यस और नो, ये इसका मतलब, ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस है कि आखिर हम कितना अमाउंट रिएक्टेंट का लें, उससे कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा। अब सुनो, हैबर्स प्रोसेस में आपको पहले से पता लग गया थ्योरेटिकल, क्या पता लग गया थ्योरेटिकल, कि अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं और 3 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो हमें कितना अमोनिया मिलेगा, 2 मोल अमोनिया मिलेगा, सिंपल। ये इसका सिग्निफिकेंस है यहां पर। तो जरा लिखिए आप, जरा यहां पर इसी के नीचे लिखिएगा कि 1 मोल नाइट्रोजन, उसी के नीचे लिखो 1 मोल नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद 1 मोल नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन
is reacted with 3 mole hydrogen to give 2 mole ammonia, to give 2 mole ammonia, या फिर और करके लिखो और 1 volume nitrogen is reacted with 3 volume hydrogen to give 2 volume ammonia. अच्छा, एक काम इसमें आप और भी कर सकते थे। जैसे रिएक्शन क्या था, N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, ठीक है, गिव्स 2 अमोनिया। तो आप जो है ना रिएक्शन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा, हाफ N2 + 3/2H2 गिव्स अमोनिया। तो फिर क्या हो जाएगा, अपन क्या बोल सकते हैं कि आधा मोल नाइट्रोजन 3/2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 1 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। बोल सकते थे ना। तो जैसे अगर आपसे हैबर्स प्रोसेस में कोई पूछे कि हैबर्स प्रोसेस में अगर हमको 2 मोल अमोनिया बनाना है तो हमको कितना N2H2 लेना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। और अगर आपसे कोई पूछे कि उसी हैबर्स प्रोसेस में अगर हमको 1 मोल अमोनिया बनाना है तो हमें कितना N2H2 लेना चाहिए, तो हाफ मोल N2 3/2 मोल H2 लेना चाहिए, ये सर नो। तो हम ऐसे भी इसको डील कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा ठीक है, तो 1-2 एग्जांपल, जरा एक चीज और बताता हूं आपको, जरा मैं जैसे लिखो, उसी एग्जांपल को फिर से लिखते हैं। एक एग्जांपल लिखिएगा कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस अमोनिया। तो आपको पता है बेटा, ये 1 मोल लेंगे, ये 3 मोल लेंगे और ये 2 मोल लेंगे। तो बताओ जरा, अगर हम इसका 20 मोल लें तो ये कितना लेना पड़ेगा, 60 मोल। तो ये कितना लेना ये कितना बनेगा, 40 मोल, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। तो 20 मोल N2, 60 मोल H2, 40 मोल अमोनिया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब एक चीज और देखो जरा, यहां तक नोट किया ना सभी ने। एक चीज और लास्ट देखो, अगर हम इसी रिएक्शन को देखें तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस अमोनिया। तो बच्चों एक बात बताओ, हमने इसका 1 मोल लिया और हमने इसका 3 मोल लिया और हमने इसका 2 मोल ली, 2 मोल बना। तो बताओ जरा, इसके 1 मोल में कितना मास होगा, बताओ, 28 ग्राम। इसके बेटा 3 मोल में कितना मास होगा, बताओ जरा, 6 ग्राम। H2 है ना, 6 ग्राम। इसके बेटा 2 मोल में कितना मास होगा, बताओ, 34 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में इसका 1 मोल में 17 ग्राम होता है। हुआ कि नहीं हुआ। हम इसको मास के टर्म्स में भी डील कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपने मोल के टर्म में डील किया तो मोल को मास में कन्वर्ट कर लो। तो अब अपन यहां से निकाल सकते हैं कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन आप ले लो और 6 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन ले लो तो उससे आपको 34 ग्राम अमोनिया मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो बच्चों एक बात बताओ, हमने एक रिएक्शन को 3 टाइप से डील किया। एक तो मोल के साथ, अगर हम इस रिएक्शन को मोल के साथ डील करें तो क्या बोले, बोलो सारे बच्चे, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल H2 के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया बनाता है। इसे बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। क्या बोलते हैं, मोल मोल एनालिसिस, ठीक है। अब सुनो, हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में क्या बोल रहे थे, 1 वॉल्यूम N2 3 वॉल्यूम H2 के साथ मिलकर 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाता है। इसे बोलते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। क्या बोलते हैं, एनालिसिस। अब अगर मास में बोले तो 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ मिलकर 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, मास मास एनालिसिस। तो 3 प्रकार की एनालिसिस होती हैं, मोल मोल, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास मास। तो कल हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर इसी के आगे कल कंटिन्यू करेंगे।
तो कल थोड़ा डिटेल करेंगे इसका कि भाई मोल मोल क्या है, मास मास क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है। लिखा था क्या? एक मिनट रुक जाओ। ठीक